दोस्तों नमस्कार, मैं टीकम शाक्य और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ जस्टिस। आज हमारे साथ पूर्व आईएएस जो अभी रिटायर हुए हैं सतवीर सिंह जी, जो कि राजस्थान कैडर के अधिकारी रहे हैं पुलिस में। वो आज 12 जिला मुख्यालय पर एक संगठन है SC अजाक्स करके, उसको संबोधित करने आए थे। तो आज हम इस मौके पर इनसे बात करना चाहेंगे। सर जी, सीधा पहले तो आपका द वॉइस ऑफ जस्टिस पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। और मैं सीधा सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे SC के लोग जो हैं, SC ST पीड़ित प्रताड़ित ज़्यादा होता है, तो SC ST एक्ट के क्या प्रावधान हैं और उनको पुलिस किस तरह से लागू करती आई अब तक, ये बताएं आप। देखो, ये प्रावधान बाकायदा इसके लिए तो एक्ट बना हुआ है और उस एक्ट में किताब में सारी चीज़ लिखी हुई है। या आज कोई इस इंटरव्यू के मार्फत कोई प्रावधान नहीं बताए जा सकते। फिर भी सबको पता है, जो पीड़ित होता है सबको पता है उन चीज़ों के बारे में। उन प्रावधानों का जिक्र नहीं हो सकता। वो आपको सुबह से लेकर शाम तक जो भी जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है उनका वॉयलेशन करने के मामले में उनके दंड का प्रावधान है। जी सर, आप पुलिस में रहे हैं, तो पुलिस अधिकारी जो डिप्टी रैंक के जो लोग जांच करने वाले होते हैं, वो कितना वो पीड़ित का साथ देते हैं या फिर उस पर पॉलिटिकल दबाव होता है? देखो, मैंने भी अपनी नौकरी DYSP से स्टार्ट की और जब ये एक्ट आया था उस समय हमारी एंट्री हुई थी। तो ये एक जिम्मेदारी का काम है और समाज में कई बार जिन लोगों ने इस उत्पीड़न की पीड़ा को नहीं सहा, हो सकता है कि वो उस ग्रेविटी तक उन चीज़ों का अनुसंधान नहीं कर पाए, लेकिन अधिकांश लोग इस एक्ट की भावनाओं के अनुरूप अच्छा काम करते हैं। जहाँ तक राजनीतिक दबाव की बात है, एक सिस्टम काम करता है। अगर राजनीतिक दबाव एक स्तर पे आ रहा है तो जो पीड़ित आदमी उसको दूसरे स्तर पे जाके अपनी मांग करनी चाहिए। दूसरे पे भी उसको समस्या है तो तीसरे स्तर पे करनी चाहिए। इस व्यवस्था में DYSP के ऊपर एक SP बैठा है, SP के बाद IG है, IG के बाद DG है, DG के बाद सरकार है। जहाँ भी उसको न्याय मिले वहाँ तक उसको संघर्ष करना पड़ेगा। सर, एक अनजान व्यक्ति जो है, जो नहीं समझता है, हम जैसे लोग जो हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझते हैं इसको, लेकिन वो ज़्यादा उत्पीड़न सहता है, तो उसके लिए क्या आपके द्वारा अब अभियान चलाया जाएगा इस तरह का? क्योंकि आप रिटायर, देखिए, मैं रिटायर नहीं हुआ था, तब भी मैं ऐसा ही था और रिटायरमेंट के बाद मेरे में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है ना। मैं नौकरी में जिस दिन पहले दिन दाखिल हुआ था, मैं उतना ही सक्रिय था जितना आज हूँ और रिटायरमेंट के बाद होने वाला हूँ। तो मेरी सक्रियता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि मैं वहाँ रह करके संस्थागत तरीके से अच्छे से ज़्यादा काम कर पा रहा था। अब मैं लोगों को जागृत करके उसको और दूसरे रूप में काम करने का बीड़ा उठाऊंगा। मुद्दा यह है, कोई भी असंगठित समाज है और जो पीड़ित समाज है उस पर ये उत्पीड़न होंगे। सवाल इस बात का है कि वो इकट्ठा हो, अपनी आवाज़ को बुलंद करें और हर बुराई का, हर पीड़ा का प्रतिकार करें, और प्रतिकार सामूहिक रूप से मजबूती से करें तो उस पीड़ा का निदान भी संभव है। और हम बिखरे रहेंगे तो बिखराव का लाभ हर कोई व्यवस्था में हर समय उठाए जाते रहे हैं और हम भी उसके शिकार होंगे। सर, एक बात हो रही है, बाबा साहब ने कहा था कि जातियाँ रहेंगी तो राष्ट्र कैसे मजबूत रहेगा। तो आप एक SC अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी संगठन में आए हैं, तो क्या कहाँ तक सही है ये जातियाँ? देखिए, इस देश में जाति अगर जिस दिन खत्म होंगे तो हम तो सबसे पहले व्यक्ति होंगे जिसको जाति को छोड़ेंगे। मैं तो आज, हम यहाँ जितने लोग हैं, कोई भी जाति में नहीं रहना चाहता। हम तो जातिविहीन समाज की कल्पना करने वाले महापुरुष के अनुयायी हैं, उनकी संतति हैं। इस जाति के दंश को ने हमें हमेशा नीचा ही दिखाया है। ये जाति हमारे लिए स्वाभिमान का नहीं, अपमान का सूचक है। हम जातियों में क्यों रहना चाहेंगे? लेकिन जब जो जातियां आपने प्रतिस्थापित कर दी अनादिकाल से, तो कम से कम असंगठित लोगों को संगठित करके इन चीज़ों का निराकरण करने की दिशा में तो आगे बढ़ें। और उस स्थिति में आके हम आपस में रोटी बेटी का सिस्टम करेंगे, साथ में खाएंगे पिएंगे। जो बाबा साहब ने जातिविहीन समाज की जो कल्पना की थी, हम पहले अनुसूचित जाति में जातिविहीन समाज की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद दूसरे लोग हमसे प्रेरित होकर हमारे साथ आकर्षित होंगे। ये सिलसिला आगे बढ़ेंगे और देश में जातिविहीन समाज की स्थापना होगी। सर, एक और सवाल मेरा जी, बहुजन जो अपने नायक हैं, महापुरुष हैं, उनकी विचारधारा को आपने समाज में किस तरह से आपको फैलाने का काम करेंगे? विचार कैसे जाए आप आज आप करीब मेरे ख्याल से आधा पौन घंटे मेरी बात सुनी है। मेरा मकसद यही है कि लोग खुद भी जागृत हों, अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी जागृत करें, अपने सराउंडिंग्स को भी जागृत करें और एक ऐसे समाज की कल्पना करें जिसमें
वो जितनी संख्या में है उतनी उसकी हिस्सेदारी हो, उतनी भागीदारी हो, और उस पर किसी तरह के उत्पीड़न, व्यभिचार, अनाचार, दुराचार, जो नेगेटिविटी जो समाज में होती है वो नहीं हो। क्या हमारा भारत का संविधान अभी खतरे में है या खतरे में नहीं है? तो ये एजेंडा चलाया जा रहा है या वाकई में खतरे में है? क्या सोचते हो आप? मैं दूं? आप हाँ 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 बोलेंगे आप बोल। देखिए, संविधान को जिन्होंने पढ़ा ही नहीं उनसे हम पालना करने की बात करते हैं। आज की तारीख में हर व्यवस्था में मैंने वही बात कही ना कि संविधान खतरे में तब होता है जब उसको लागू करने वाले सही लोग नहीं होते हैं। तो लागू करने वाले सही लोग होंगे तो संविधान खतरे में नहीं होगा, और लागू करने वाले सही लोग नहीं होंगे तो खतरे में आएगा। अच्छे लोग होंगे तो अच्छे संविधान की पालना होगी, और हम ये प्रयास करेंगे कि संविधान खतरे में नहीं आए, क्योंकि जिस दिन संविधान खतरे में आया जी, अभी तो पूरा प्रयास चल रहा है। आपने मान ली नहीं बात? मैंने नहीं मानी। आपने सवाल किया, आपने खुद ने जवाब दिया कि खतरे में है। हाँ, खतरे में है। हाँ, तो हम सब मिलके इसी चीज की तो व्यवस्था करेंगे कि वो खतरे में ना हो, और आप भी हमारे साथ हो, क्योंकि आपने भी माना कि खतरे में है। खतरे में है। हाँ। ठीक। पवन साहब, आप क्या बोलना चाह रहे थे इस मामले में? इस जो सवाल मैंने किया, आप भी बोल रहे थे कुछ। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा था कि जो शब्द आपने प्रयोग में लिए कि क्या भारत का संविधान खतरे में है, वो शब्द मुझे कुछ जमे नहीं जी। इसलिए मैं उसी आपकी भावनाओं को समझते हुए उसी का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, संविधान कोई धर्म नहीं है जो किसी धर्मावलंबी को कह दो तेरा धर्म खतरे में, और वो छाती माथे कूटना चालू कर देता है, और धर्म खतरे में, और धर्म खतरे में। तो संविधान तो सारे धर्मों से बहुत ऊपर है, संसार के सारे धर्मों से ऊपर है, क्योंकि उसमें जो ताकत आई है वो पूरे विश्वव्यापी संधियों, मानव अधिकारों के निर्णयों, मानव अधिकारों की घोषणाओं, और संसार के 200 से अधिक देशों के भावनाओं के बाद जो निचोड़ निकला है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। इसलिए ये सोचना बहुत ही जल्दबाजी और बड़ा मतलब कमजोर तथ्य होगा कि साहब वो खतरे में है। वो तो खतरे में हो ही नहीं सकता। वो खतरे का मतलब पूरा संसार खतरे में है। अगर आप ये मानते हैं कि पूरा संसार ही खतरे में, तो फिर वो मर्जी है आपकी। लेकिन भीमराव अम्बेडकर का संविधान न खतरे में है न खतरे में था। अब इतनी सी बात मानिए कि खतरे में तो कोई नहीं होता है ना। हमारे घर के परिवार के बेटे बेटियां कभी आते हैं, कोई छेड़खानी हो जाती है, तो हम ये थोड़ी कहते हैं वो खतरे में है। छेड़खानी करने वाले का हाथ तोड़ देते हैं। तो छेड़खानी जरूर हो रही है, छेड़खानी हो रही है, ये हम समझते हैं कि बाबा साहब की बनाई गई व्यवस्था को, कुछ व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है। और जैसा साहब ने कहा कि हमारा भरसक प्रयास होगा कि वो व्यवस्था किसी भी कीमत पर न बिगड़ने दी जाए। सर, आपने एक बात स्पीच में बोली थी, प्रतिनिधित्व की। प्रतिनिधित्व का जो सिस्टम है वो 342 में है एससी के लिए, नौकरियों में प्रतिनिधित्व, नौकरियों में, ठीक है। वो अब राजनीतिक जो लाभ मिलता है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी उसी के अंतर्गत आता है। उसके अंतर्गत नहीं है, उसका अलग सेक्शन है, उसका अलग है। और दूसरा वो प्रतिनिधित्व सिर्फ 10 वर्ष के लिए दिया गया था। अब वो लोगों में ये भ्रांति है कि ये जो हमारा जो नौकरियों का प्रतिनिधित्व है 10 वर्ष के लिए है। ये नहीं है, वो तो उन राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व है वो 10 वर्ष के लिए था, और वो आराम से हर 10 साल में अपना बढ़ा लेते हैं। हमारे जो नौकरियों का प्रतिनिधित्व है ये तो जब तक है, जब तक है, खतरा हो रहा है, जब तक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक भेदभाव खत्म नहीं हो जाते, जब तक ये व्यवस्था है। वर्तमान सरकार निजीकरण बराबर करे जा रही है, तो क्या आपकी नौकरियां खतरे में नहीं है? जिसपे आप सोचते हो आपका बच्चा कल नौकरी लगेगा, हम किस सेक्टर में जाएगा? हम निजीकरण का भी विरोध करते हैं, और हम निजी जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी रिजर्वेशन की डिमांड करते हैं। यस, ये आपकी डिमांड मुख्य रहेगी। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस सत्यवीर सिंह जी और नंदलाल जी पवन साहब, जो कि इसी 12 जिले की धरती पर अपना सेवा कार्य दे के गए हैं, और इन्होंने संविधान के दायरे में रहते हुए अपनी बात को कही है, और संविधान को सुरक्षित करने की बात भी कही, और इनका संगठन जो है वो संविधान को सुरक्षित करके रहेगा, और इस पर आने वाले हर खतरे का जवाब वो देते रहेंगे। मैं टीकम शाक्य